ले लिए यहाँ नेपाली सिम। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही मस्त सा नज़ारा है। आप व्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। और फ्रेश होने के बाद अब निकलते हैं नेपाल की ओर। रक्सौल से नेपाल की यात्रा आपको लगभग 4 से 5 घंटे की है और इस यात्रा में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो आपका गाड़ी का टोटल पेपर अपडेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका वंसार कटना ज़रूरी है, साथ में आरटीओ का एक पेपर बनवाना होगा और जो भी व्यक्ति साथ में चलते हैं उनका आधार कार्ड साथ में होना चाहिए और वोटर आईडी हो। साथ में किसी भी तरह का ऐसा सामान नहीं रखना है जिससे आपको पकड़ सके। तो चलिए है, मिलते हैं रास्ते में। टूरिंग विद कुंदन में स्वागत है दोस्तों। आज चलते हैं रक्सौल से नेपाल की ओर और नेपाल की पूरी यात्रा दिखाते हैं। तो दोस्तों चल दिए हैं नेपाल की ओर, रक्सौल से नेपाल। तो आइए, रास्ते में जो भी व्यूज होगी वो आपको दिखाते चलेंगे। ये नेपाल बॉर्डर है जहाँ से आपको मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर की बस मिलती है और पटरी पार करते हुए ही, फाटक पार करते ही पहुँच गए वीरगंज और भारत नेपाल की सीमा चौकी जो रक्सौल में है। कस्टम ऑफिस यहाँ पे चेकिंग के लिए सभी गाड़ियाँ लाइन में है और हम भी लाइन में लग चुके हैं। बस कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ उन लोगों को पूरा करनी है, तो वो पूरा करके उसके बाद फिर नेपाल के अंदर इन कर जाएंगे। और अब ये जो नहर पुल है, इस पुल को पार करते ही हम इंटर कर गए नेपाल के अंदर और थोड़ी ही देर में नेपाल का बॉर्डर पर पहुँचेंगे। अभी इंडिया के बॉर्डर को पार किए हैं। बीच में ये सीमा रेखा है और इस सीमा रेखा में छोटी छोटी वाहनें लगी रहती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बस उतार देती है इंडिया की और यहाँ से पैदल आपको जाना होता है और रास्ते में टोटो वगैरह का सुविधा आप ले सकते हैं। सामने आपको नेपाल का बॉर्डर दिखेगा जो बहुत बड़ा मंदिर के समान दिखता है। तो ये अब नेपाल इंटर करने वाले हैं और नेपाल का जो कस्टम ऑफिस था वो पार कर चुके हैं। अब रिटर्निंग में जब वापस आएंगे तो जिस तरह से इंडिया का कस्टम ऑफिस चेक किया उसी तरह नेपाल का कस्टम ऑफिस चेक करेगा कि किसी भी तरह का कोई सामान तो लेके नहीं जा रहे वापस। और ये सामने का बॉर्डर का बिल्कुल सामने सीन देख सकते हैं। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे वंसार कटाएंगे और ये कस्टम ऑफिस जो वीरगंज का वंसार वगैरह कटता है इंटर कर रहे हैं और वंसार कटाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से वंसार कटा के फिर मिलते हैं और वंसार कटाने के बाद अब बढ़ते हैं आगे प्रतिमा चौक की तरफ। वहाँ से फिर आगे की ओर निकलेंगे। प्रतिमा चौक पे आरटीओ परमिट कटाना अनिवार्य है, यानी रोड टैक्स, चाहे वो टैक्सी नंबर हो या प्राइवेट नंबर हो। तो चलिए प्रतिमा चौक पे चलते हैं और ले लिए यहाँ नेपाली सिम। तो दोस्तों पहुँच गए हैं नेपाल और यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें फ्री है और देख सकते हैं नेपाल घुसने के साथ ही रोड की जो स्थिति है और चौड़ाई है काफ़ी ज़बरदस्त है और क्लाइमेट भी बहुत सुंदर है यहाँ का। नेपाल में आपको ये जो चौक है ये प्रतिमा चौक है और ये रूट अब आगे बढ़ चले हैं हथौड़ा की तरफ, लेकिन इस बीच में ही अभी आरटीओ का रोड टैक्स कटाना है। तो वंसार तो पीछे कटा ही चुके हैं, आगे यातायात विभाग में आरटीओ का रोड टैक्स कटवा के और फिर आगे चलेंगे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपके सामने दिख रहा है। ये वीरगंज का चौक है और यहाँ यातायात में रोड परमिट बनवा लिए हैं और यहाँ से रोड परमिट बनवा के अब निकल चले हैं हथौड़ा की तरफ। हथौड़ा से 2 रूट है। अब चलिए देखते हैं हथौड़ा से कौन सा रूट शॉर्ट पड़ेगा, वहाँ से आगे चलें। तो सीधा बढ़ते चले तो आगे जाके टर्न लेने पर जनकपुर लगभग 143 किलोमीटर, पोखरा लगभग 232 किलोमीटर और काठमांडू की दूरी अगर बात करें तो 248 किलोमीटर 4 लेन से। और हथौड़ा से अगर हम शॉर्ट चलेंगे
तो 160 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। और ये वीरगंज के बाद पहुंच गए हैं जीतपुर। काफ़ी अच्छा शहर है, बहुत ही लाजवाब सौंदर्य और रोड भी बहुत ज़बरदस्त है। हर लोग ट्रैफिक को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है। और यहाँ से काठमांडू 256 किलोमीटर, पोखरा 236 किलोमीटर, जनकपुर 141 किलोमीटर। और वापसी में कोशिश करेंगे हम लोग जनकपुर होके वापस निकलने का। 4 लेन से अब सिंगल लेन में आ गए हैं। अब नेपाल के अंदर जो वादियाँ हैं उसका मज़ा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो रूट है यहाँ पे सभी लोग नियम से चलते हैं, ट्रैफिक को फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ की ओर बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से रोड भी सकरा होते चले जाएगा और एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड खाई धीरे धीरे बनता चला जाएगा। किनारे किनारे गंडक नदी आपको दिख रहा है, जहाँ आपको शालिग्राम पत्थर भी बहुत सारा मौजूद है। अगर आप यहाँ पर रुक कर देखना चाहें, खोजना चाहें तो ज़रूर आप प्रयास करें। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सभी गाड़ियाँ लेन से चल रही है। अगर ओवरटेक भी करना है तो लगभग अगर 200-300 मीटर सामने से अगर गाड़ी नहीं दिख रही हो तभी हम ओवरटेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते चलते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और आप ये देख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पे पूरा जो है नज़ारा दिख रहा है। नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ और हिंदू राष्ट्र देश है। सभी जगह रेस्टोरेंट और रोड के दोनों ही किनारे आप देख सकते हैं घर भी है। और पहुंच गए हैं हथौड़ा मार्केट। यहाँ से अगर लेफ़्ट लेके निकलते हैं तो लगभग 248 किलोमीटर चलना होगा और सीधा हम लोग चल रहे हैं। ये शॉर्ट है, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की ही चढ़ाई करनी है। वैसे तो ये चढ़ाई काफ़ी डेंजरस है और इसमें नेपाल की ही छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती है जो सवारी लेके रोज़ाना काठमांडू और काठमांडू से वीरगंज की ओर आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइकर वगैरह भी चलते हैं, जो राइडर हैं वो भी चलते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि जो भी गाड़ियाँ चलती है अपने लेन में है और बीच बीच में गांव भी आ रहा है, तो ट्रैफिक रूल का पूरा पालन किया जाता है। अगर कोई भी गाड़ी सामने से आ जाती है और रोड अगर छोटा हो तो पहले ही ब्रेक लेके वो रुक जाती है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है काठमांडू के इस सफ़र में। और चलिए आगे का भी नज़ारा देखते चले जाते हैं।
सकते हैं बहुत ही गजब का ये रूट है। शायद बिहार के लगभग ही ड्राइवर होंगे जो इस रूट में चल पाएंगे। वैसे तो काफ़ी डेंजरस है, बीच बीच में बड़ा ही ख़तरनाक मोड़ है। यू टर्न के साथ जो है सीधा ऊंचाई पे जाना होता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा कंजस्टेड था तो मैंने पहले ही ब्रेक ले लिया, तो जो भी गाड़ियां हैं वो सामने से रुक के इंतज़ार किया मेरा निकलने का और निकल गए आगे, और लगभग पहुंचने के ही कगार पे हैं। और हर जगह यू टर्न और हर जगह सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है, और बहुत ही सुंदर यहाँ से आपको दृश्य दिख रहा होगा। पहाड़ों के बीचों बीच निकलते चले जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रूट में चलने में। और खाना में ये चावल दाल सब्जी, और पहुंच गए हैं काठमांडू से थोड़ा सा पहले चिसा पानी गढ़ी, और यहाँ पर जो है होटल वगैरह है, यहाँ पे खाना वाना खाते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे। बहुत ही मस्त सा नज़ारा है, आप व्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे। और खाना खा के अब चल दिए काठमांडू की तरफ। लगभग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने के लिए पुल का भी निर्माण बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से किया गया है। और ये भूस्खलन होने के चलते काफ़ी रोड जो है टूटते रहता है। कभी कभी पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और क्रॉस करके हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सभी गाड़ियाँ लाइन में ही चल रही है और हम भी उसको लाइन को फॉलो करते हुए ही चल रहे हैं। जहाँ मौका लगता है तो ओवरटेक कर लेते हैं, बाकी साथ साथ चलते हैं। ये बीच बीच में थोड़ा सा रोड आपको डेंजरस मिलता है। अब हम पहुँच गए दक्षिण काली मंदिर, और यहाँ पे पहले दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। रास्ते में ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर, से दक्षिण काली मंदिर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर दर्शन करके उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर स्थित है और बहुत ही पुराना मंदिर है, तो इस रूट से आने में ये रास्ते में पड़ता है। तो चलिए दर्शन करते हैं मंदिर का। और मंदिर पे सीढ़ी से चढ़ते हुए आ चुके हैं और आ गए माता का मंदिर। काठमांडू इंटर करने से पहले यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, जहाँ पे अपनी गाड़ी का सारा डिटेल्स लिखाना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस देना होता है, तो वो दे के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब काठमांडू में प्रवेश भी कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको छोटा छोटा घर दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और ये आप जो देख रहे हैं ये काठमांडू शहर का नज़ारा, और आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लाइट भी उतर रही है। तो दोस्तों पहुँच गए हैं काठमांडू, जो नेपाल का राजधानी है। तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा ये ब्लॉग। आगे हम अब कल अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, पूरा पशुपतिनाथ का दर्शन कराएंगे। तो अभी अब हम होटल स्टे करते हैं। पहुंच गए हैं होटल और अब रात्रि का विश्राम यहाँ करके और फिर सुबह चलते हैं मंदिर।